नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब ये आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विज्ञान है जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल के पार की दुनिया को उसे समझने, खोजने और उसका उपयोग करने में मदद करता है। अच्छा, और इसे करने के आप कह सकते हैं 3 मुख्य तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से? हाँ, पहला है पृथ्वी आधारित अवलोकन। इसमें हम धरती पर ही रहते हैं और विशाल दूरबीनों और ग्राउंड स्टेशनों की मदद से अंतरिक्ष को देखते हैं। जैसे कि राजस्थान में उदयपुर की सौर वेधशाला है। बिल्कुल सही, वहां से सूर्य को देखा जाता है। वो इसी का एक उदाहरण है। और दूसरा तरीका? दूसरा है अंतरिक्ष विकिरण एवं पिंड विश्लेषण। इसमें जो सैटेलाइट्स डेटा भेजते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं ताकि हम ग्रहों, तारों से जो तरंगें आ रही हैं, उन्हें समझ सकें। और तीसरा, जो सबसे रोमांचक है, वो है अंतरिक्ष गमन, यानी रॉकेट से किसी चीज को अंतरिक्ष में भेजना। हाँ, मतलब सैटेलाइट, रोवर या फिर इंसान को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजना। समझ गई। ये तो हुई इसकी मूल अवधारणा। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है वैश्विक अंतरिक्ष विकास, प्रमुख मील के पत्थर। तो अंतरिक्ष की इस दौड़ की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। कुछ तारीखें तो ऐसी हैं जो इतिहास में दर्ज हो गईं। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हुई 1957 में, जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। हाँ, यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। और उस एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और फिर उसी साल उन्होंने स्पुतनिक 2 भी भेजा, जिसमें लाइका नाम की एक डॉग को भेजा गया था। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। जी हाँ, और इन्हीं घटनाओं ने स्पेस रेस की शुरुआत की। इसके बाद तो एक होड़ सी लग गई। 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन वॉस्टोक 1 यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए। और इसी बीच अमेरिका भी पीछे नहीं था। उन्होंने 1958 में नासा की स्थापना कर ली थी। सही कहा। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 1969 में, अपोलो 11 मिशन। हाँ, जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये तो हुई वैश्विक कहानी, पर भारत इस सब में कहाँ था? तो अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विकास यात्रा। भारत की कहानी जहां तक मुझे पता है 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तब ये जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE को दी गई थी। बिल्कुल, और उसके पहले अध्यक्ष थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा। लेकिन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के असली जनक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई माने जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो DAE के दूसरे अध्यक्ष बने और उनका विजन बहुत साफ था। उन्हीं की अध्यक्षता में 1962 में इंस्कोपार मतलब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ। और उसी साल केरल के थुम्बा में TERLS की भी स्थापना हुई थी, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जी, और 1963 में वहीं से नाइक अपाचे नाम का पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया। वो भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। और फिर आया वो दिन जब इसरो का जन्म हुआ। हाँ, 15 अगस्त 1969 को इंस्कोपार को ही आइसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया नाम दिया गया। अच्छा। और फिर 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बने। और ये विभाग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करते हैं, जो दिखाता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं इसरो की कुछ बड़ी उपलब्धियों की। सफर तो काफी लंबा रहा है। बहुत लंबा। शुरुआत हुई 1975 में हमारे पहले उपग्रह आर्यभट्ट से, लेकिन इसे हमने सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था, है ना? हाँ, तब हमारे पास अपने लॉन्च व्हीकल नहीं थे। असली आत्मनिर्भरता की शुरुआत हुई 1980 में, जब SLV-3 रॉकेट से रोहिणी 1B को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। बिल्कुल, वो हमारी धरती से हमारा पहला सफल प्रक्षेपण था। और फिर 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय बने जो अंतरिक्ष में गए। और फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का दौर आया। 1988 में IRS-1A लॉन्च हुआ। ये भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह था। हाँ, और ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह ये वही तकनीक है जिसका डेटा आज राजस्थान में कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और यहाँ तक कि खनन की निगरानी में भी मदद करता है। ये तो बहुत उपयोगी है। बहुत ज्यादा। फिर आया 1994 जब PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण हुआ।
ये तो ISRO का सबसे भरोसेमंद रॉकेट बन गया। वर्कहॉर्स कहते हैं इसे। और फिर भारी सैटेलाइट के लिए 2001 में GSLV का पहला सफल प्रक्षेपण हुआ। GSLV में तो क्रायोजेनिक इंजन लगता है, जो बहुत जटिल तकनीक है। जी, और 2005 में हमने अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी कर लिया। ये एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता थी। और फिर तो हमने चांद और मंगल की तरफ देखना शुरू कर दिया। 2008 में चंद्रयान 1, जिसने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की, उस एक खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर खींच लिया। और 2013 में IRNSS 1A लॉन्च हुआ। ये हमारे अपने नेविगेशन सिस्टम नेविक का हिस्सा है। हाँ, हमारा अपना GPS। फिर 2016 में RLV-TD का परीक्षण, मतलब दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल की टेक्निक पर काम शुरू हुआ, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और 2017 में तो विश्व रिकॉर्ड ही बन गया। PSLV C-37 ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर दिए। वो एक अद्भुत मिशन था। फिर 2019 में चंद्रयान 2, जिसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। और फिर आया 2023, जो इसरो के लिए एक सुनहरा साल था। बिल्कुल। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले हम पहले देश बने। जी हाँ, और उसी साल सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन भी भेजा गया। और छोटे सैटेलाइट के लिए SLV-D2 का भी सफल प्रक्षेपण हुआ। हाँ, वो भी 2023 में ही हुआ। और ये सिलसिला 2024 में भी जारी है। एक्सपोसैट भेजा गया एक्सरे पोलैरिमीट्री के अध्ययन के लिए। फिर INS-3DS और गगनयान TVD-1 का परीक्षण भी हुआ। मैंने स्पाडेक्स के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, स्पैटेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन था। भविष्य के स्पेस स्टेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में और क्या-क्या है? भविष्य तो और भी रोमांचक है। 2025 के लिए कई बड़े मिशन तय हैं, जैसे GSLV F-15 से NVS-02 का प्रक्षेपण, जो इसरो का 100वां मिशन होगा। 100वां मिशन, वाह। और NIS मिशन भी है, जो नासा और इसरो मिलकर कर रहे हैं। ये मिशन राजस्थान जैसे राज्यों में सूखे और भूमि की स्थिति पर नजर रखने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और एक्शन 4 मिशन से पहला भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा। मतलब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS जाएगा। जी हाँ, और इसके अलावा शुक्रयान 1 और चंद्रयान 4 भी कतार में हैं। ये तो एक बहुत लंबी और सफल यात्रा है। चलिए, अब समझते हैं कि ये सब काम होता कैसे है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है संगठनात्मक संरचना। तो इसरो की संरचना कैसी है? कौन किसे रिपोर्ट करता है? इसकी संरचना बहुत स्पष्ट है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री हैं, जिनके अधीन अंतरिक्ष विभाग यानी DOS और अंतरिक्ष आयोग काम करते हैं, और इसरो इन्हीं के तहत आता है। अच्छा, और कुछ दूसरी संस्थाएं भी हैं जो मदद करती हैं? हाँ, कई स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे अहमदाबाद में PRL यानी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। इसकी सौर वेधशाला उदयपुर की फतह सागर झील में है, और अवरक्त वेधशाला माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मतलब राजस्थान का एक बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा चंडीगढ़ की SCL सेमीकंडक्टर बनाती है, और अब तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NSIL और INSpace जैसी संस्थाएं भी बनाई गई हैं। INSpace के बारे में मैंने सुना है कि वो स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है। हाँ, INSpace तो 2025 में जयपुर के स्टार्टअप्स को स्पेस ग्रांट भी देने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है इसरो के प्रमुख केंद्र एवं कार्य। इसरो का काम तो पूरे देश में फैला हुआ है। इसके मुख्य केंद्र कौन-कौन से हैं? हाँ, ये एक टीम वर्क है। तिरुवनंतपुरम में VSSC है, जहां PSLV और GSLV जैसे रॉकेट बनते हैं। मतलब रॉकेट बनाने की फैक्ट्री कह सकते हैं। और बेंगलुरु में URSC है, जो सैटेलाइट बनाने का मुख्य केंद्र है। और लॉन्च कहाँ से होते हैं? सारा लॉन्चिंग का काम श्रीहरिकोटा के SDSC शार से होता है। वो हमारा लॉन्च पैड है। रॉकेट में जो इंजन लगते हैं वो कहाँ बनते हैं? उसके लिए LPSC और IPRC हैं। यहाँ रॉकेट के लिए तरल और क्रायोजेनिक इंजन बनाए और टेस्ट किए जाते हैं। और जो सैटेलाइट से डेटा आता है, उसे कौन संभालता है? वो काम हैदराबाद का NSRC करता है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से मिले डेटा को प्रोसेस करता है। गगनयान मिशन पर भी तो एक खास सेंटर काम कर रहा है। जी हाँ, बेंगलुरु का HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये पूरी तरह से गगनयान, भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन पर ही काम कर रहा है। और जो मिशन बहुत दूर जाते हैं, जैसे चंद्रयान या मंगलयान, उनसे संपर्क कैसे रहता है? उसके लिए ब्यालालू में IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है। ये गहरे अंतरिक्ष में भेजे गए मिशनों से संपर्क साधता है, और इन सब तकनीकों को जमीनी उपयोग में लाने का काम अहमदाबाद का SAC करता है। मतलब एक बहुत बड़ा और सुव्यवस्थित नेटवर्क है।
अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है आईएसआरओ अध्यक्ष 1969 से 2025। आईएसआरओ को हमेशा से ही एक महान नेतृत्व मिला है। विक्रम साराभाई के बाद कौन-कौन अध्यक्ष रहे हैं? जी, ये आईएसआरओ का सौभाग्य रहा है। विक्रम साराभाई के बाद सतीश धवन, यूआर राव, के कस्तूरीरंगन, जी, माधवन नायर, के राधाकृष्णन, हाँ, और एएस किरण कुमार और के सिवन जैसे अध्यक्षों ने इसे आगे बढ़ाया। हर अध्यक्ष का अपना एक खास योगदान रहा होगा। बिल्कुल। जैसे सतीश धवन ने इसरो को एक प्रोफेशनल संगठन बनाया, तो यूआर राव के समय में भारत में सैटेलाइट क्रांति आई। और वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ? उनके नेतृत्व में तो चंद्रयान 3 जैसी ऐतिहासिक सफलता मिली है, जो हम सबने देखी। वाकई। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राजस्थान विशेष। हमने बीच बीच में राजस्थान की बात की, लेकिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में राजस्थान का और क्या खास योगदान या महत्व है? जी हाँ, इसका एक विशेष महत्व है। जैसा हमने पहले बताया, पीआरएल की 2 महत्वपूर्ण वेधशालाएं राजस्थान में हैं। उदयपुर में सौर और माउंट आबू में अवरक्त। ये तो सीधा शोध में योगदान है। और जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर कार्टोसैट सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा, वो राज्य में कृषि उपज का अनुमान लगाने, जल संसाधनों के प्रबंधन और अवैध खनन को रोकने में बेहद उपयोगी है। अच्छा। और भविष्य का जो नईसार मिशन है, वो तो राजस्थान में भूमि की सेहत और सूखे की निगरानी के लिए आप कह सकते हैं गेम चेंजर साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हो रहा है? हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे संस्थान स्पेस टेक्नोलॉजी में कोर्स चला रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, आयन स्पेस द्वारा जयपुर के स्टार्टअप्स को मदद देना और गगनयान जैसे बड़े मिशन में स्थानीय उद्योगों का योगदान, ये सब दिखाता है कि राजस्थान भी भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम हिस्सा है। ये सुनना बहुत अच्छा लगा। अब हम अपने अंतिम भाग पर आते हैं, जिसका नाम है उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य। तो अगर हम आईएसआरओ की सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें, तो उनमें से एक है कम लागत में बड़ी सफलता हासिल करना। ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। दुनिया में हमारी लॉन्चिंग लागत सबसे कम है। और आज देश में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं और 2025 तक आईएसआरओ 100 से ज्यादा सफल मिशन पूरे कर लेगा। हाँ, ये सब बहुत सकारात्मक है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जैसे कि बजट? बिल्कुल, हमारा बजट अभी भी वैश्विक स्पेस एजेंसियों की तुलना में सीमित है और अब निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। तो भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? भविष्य की बात करें तो लक्ष्य बहुत बड़े हैं। मानवयुक्त गगनयान, मंगलयान 2, शुक्रयान 1 और चांद से सैंपल वापस लाने वाला चंद्रयान 4 मिशन। और सबसे बड़ा सपना? और सबसे बड़ा सपना है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और स्पेस विजन 2047 के तहत भारत को एक वैश्विक स्पेस पावर बनाना। ये तो वाकई बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। हाँ, तो भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 2047 तक एक वैश्विक स्पेस पावर बनने का लक्ष्य रखता है। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि आज का एक छात्र या एक छोटा स्टार्टअप भविष्य के इस विशाल अंतरिक्षीय सफर में अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।